जय हिंद दोस्तों। तो 220 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 221 से, और इसके साथ ही साथ आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी मैं डेली अपलोड कर रही हूँ, और सून आफ्टर दैट पॉसिबली हम नेक्स्ट कुछ स्टार्ट करेंगे। सो इकोलॉजी थोड़ा जल्दी कंप्लीट होगा, उसका सिलेबस भी कम रहता है, उसके क्वेश्चंस रिलेटिवली कम है इससे। सो वो बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। हाफ ऑफ द आई थिंक पोर्शन वी हैव कंप्लीटेड, रेस्ट हाफ हमें एक वीक के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 221। बैंक रेट मीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब ये बोल रहे हैं बैंक रेट का मतलब क्या है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक्स टू द डिपॉजिटर। देखिए, बैंक और डिपॉजिटर से तो लेना देना है नहीं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। चार्ज्ड बाय बैंक फ्रॉम बोरोवर्स, बिल्कुल नहीं है। इंटर बैंक लोन्स नहीं है। चार्ज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन्स गिवन टू कमर्शियल बैंक, बिल्कुल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो चार्ज करता है वो होगा ये। ऑलराइट, और ये हमने ऑलरेडी बेस बैंक रेट जो है हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं लास्ट अपने वीडियो में। ठीक, इन द लास्ट 1 ईयर, अब ये 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। जून 2010 टू जून 2011, द डिफरेंस बिटवीन द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज इन द ऑर्डर ऑफ, सो इट वाज 1%। 2011-12 में आरबीआई ने ऑपरेटिंग प्रोसीजर चेंज किया था मॉनेटरी पॉलिसी का, एंड द देन रेपो रेट वाज डिटरमाइंड एंड रिवर्स रेपो रेट वाज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड 1% बिलो द रेपो रेट। और बट करेंटली ये जो एक्सपेक्टेड डिफरेंस है 1% का, इट इज़ नॉट इफेक्टिव एट प्रेजेंट रेपो रेट। अभी 8 अप्रैल 2022 की बात है कि रेपो रेट जो है वो 4 है, जबकि रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35 है। तो वो उस टाइम पे एक ट्रेंड सेट था 1% का कि 1% कम होगी, बट अभी की अगर हम बात करें तो 3.35 है, तो पूरा 1% कम नहीं है। द पॉलिसी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट अनाउंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन December 5, 2019 वर रेस्पेक्टिवली। तो उस समय थी ये 5.15 एंड 4.9, और अभी हम देख रहे हैं अप्रैल 2022 में, तो रेपो रेट जो था 4 है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। एज ऑन September 30, 2014, देखिए अब ये हम नहीं देखेंगे, जो रीसेंट डेटा होगा हम वही देखेंगे। आरबीआई की 2022 तक का जो रीसेंट है वो देखते हैं, इसके अलावा आगे कोई डेटा होगा तो विल चेक इट आउट। तो 2022 तक रेपो रेट था 4, रिवर्स रेपो 3.35, एमएसएफ का रेट था 4.25, सीआरआर वाज इक्विवेलेंट टू रेपो रेट 4%, बैंक रेट 4.25 था। बैंक रेट और एमएसएफ एक जैसा था, रेपो रेट और सीआरआर भी 4% था, रिवर्स रेपो रेट 3.35 था, एसएलआर 18% है। We are not going to discuss this. Next देखते हैं। According to the Reserve Bank of India Monetary Policy Review on 29 September 2015, बैंक रेट was, तो ये भी 7.75 था, 16 की बात है। अभी बैंक रेट की बात करेंगे तो अभी बैंक रेट कितना है, 4.25% है। Consider the following governors of Reserve Bank of India and arrange them in chronological order: C. Rangarajan जी, I.G. पटेल, D. सुब्बाराव एंड मनमोहन सिंह जी। तो इनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। टेन्योर्स देखिए, रंगराजन जी 92 से 97 रहे हैं, आईजी पटेल सबसे पहले रहे हैं 77 से 82 तक। उसके बाद 82 में मनमोहन सिंह जी बने 85 तक। उसके बाद 85 से 92 कौन रहा है पता नहीं। 92 से 97 रंगराजन जी रहे हैं, और डी सुब्बाराव जी रहे हैं 2008 से 2013 तक। अभी प्रेजेंट में कौन है आरबीआई गवर्नर? अभी प्रेजेंट की बात करें तो वो हैं शक्तिकांत दास जी। ठीक है, नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. Certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. Governor of RBI draws his power from the RBI Act. तो देखिए, ये आरबीआई एक्ट से पावर लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर रही है, दोनों चीज़ें सही हैं। सेक्शन 7 क्लॉज 1 ऑफ आरबीआई एक्ट के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, टाइम टू टाइम वो ऐसे डायरेक्शंस दे सकती है आरबीआई को, आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ आरबीआई कंसीडर नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी आपके सारे स्टेटमेंट दोनों सही हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? मनमोहन सिंह जी रहे हैं, हमने देखा 82 से। बिमल जालान जी रहे हैं 97 से 93 तक। उसके बाद देखिए रंगराजन जी के बाद बिमल जालान जी थे। उसके बाद सी रंगराजन जी रहे हैं उससे पहले 92 से 97 तक। ठीक है, राजा चलैया जो हैं वो नहीं रहे हैं। राजा चलैया कमेटी ऑल दो थी, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि राजा चलैया कमेटी किसके लिए थी। अभी की बात करें तो शक्तिकांत दास जी गवर्नर हैं आरबीआई के। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 12 दिसंबर 2018। एट प्रेजेंट हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? अब ये क्वेश्चन है 2018 का, तो उस समय इनमें से कोई नहीं थे। शक्तिकांत दास जो फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज्यूम चार्ज एज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई विद इफेक्ट फ्रॉम 12th दिसंबर। इनसे पहले उर्जित पटेल जी थे आरबीआई के गवर्नर 4 सितंबर 2016 से 18 तक। रघुराम राजन जी गवर्नर रहे हैं 13 से लेकर 16 तक। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो ये 17 का क्वेश्चन है, उस समय उर्जित पटेल जी थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? उर्जित पटेल 2016। कमिटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट इज को चेयर्ड बाय होम? फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट जो कमेटी है उसको को चेयर कौन करता है? तो उसको को चेयर करते हैं डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 2006 में इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ undertaking a self-assessment of financial sector stability and development of chairman and the development. The chairman of committee was Dr. Rakesh Mohan, जो उस समय डिप्टी गवर्नर आरबीआई के थे. द कमिटी वॉज को चेयर्ड बाय अशोक झा, द देन फाइनेंस सेक्रेटरी, एंड डॉक्टर डी सुब्बा राव एंड अशोक चावला जी. द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2009. द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग ईयर क्या है? तो अप्रैल मार्च है. एज पर द क्वेश्चन पीरियड जो अकाउंटिंग ईयर था वो जून जुलाई था. पहले बात करें तो अकाउंटिंग ईयर जून जुलाई था. अर्लियर इट वॉज जनवरी दिसंबर, उससे पहले जनवरी से दिसंबर था, तो पूरा एक साल जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से था. फिर जून से जुलाई, जुलाई से जून हो गया. और प्रेजेंट की अगर हम बात करें, मार्च 1940 में ये चेंज हुआ था जुलाई से जून. लेकिन प्रेजेंट की अगर बात करें तो अकाउंटिंग ईयर जो है आरबीआई का उसको अलाइन कर दिया गया है फिस्कल ईयर के साथ. और जो ईयर 2020-21 सिग्निफिकेंट देखने को मिला बिकॉज यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर चेंज हुआ जो कि 1940 से चला आ रहा था. ऑलमोस्ट 80 साल बाद ये चेंज हुआ है. और ड्यू टू दिस ट्रांजिशन जो अकाउंटिंग ईयर था वो 9 महीने का रहा, जुलाई से लेके मार्च तक का, क्योंकि फिर मार्च से अप्रैल चला. और आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर अब स्टार्ट होता है अप्रैल 1 को. द फाइनेंशियल ईयर फॉर बैंक इज अप्रैल टू मार्च, बट व्हाट इज़ द फाइनेंशियल, देखिए उस समय का क्वेश्चन है तो जून ये अब अप्रैल मार्च ही है, लेकिन 2020-21 से 21-22 से अप्रैल मार्च हो गया, उससे पहले जुलाई से जून था. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1882 में. पास्ट इन 1881, इफेक्ट में 1882 में आया. रिसेंटली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2018 इज इनेक्टेड. 2 अगस्त 2018 को प्रेसिडेंट ने अपना असेंट भी दिया. बाय वे ऑफ दिस इनेक्टमेंट सेक्शन 143A एंड सेक्शन 148 ये इंसर्ट किए गए एनआईएम एक्ट में, ये इंश्योर करने के लिए कि जो पेई है ऑफ डिसऑनर्ड चेक इज ऑफर्ड अ ग्रेटर प्रोटेक्शन and to discharge the frivolous and unnecessary litigation, saving the time and the money of the litigating parties as well as of the courts. Next देखिए, which of the following is different from others? UTI, Can Bank Financial Services, State Bank of India, यूपी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस दिए हैं वो एक दूसरे से अलग ही हैं बिकॉज यूटीआई एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जबकि बाकी तीनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. कैन बैंक को देखेंगे तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज एक सब्सिडरी है कैनरा बैंक की, जबकि बाकी थी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं. स्टेट बैंक की बात करेंगे तो वो एक कमर्शियल बैंक है, वो बाकी तीनों से अलग है. और यूपी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो वो एक पब्लिक एंटरप्राइज है स्टेट गवर्नमेंट का. बाकी तो इन अ वे ये चारों एक दूसरे से डिफरेंट है. अब आप किस फॉर्म में पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन, तो ये क्लैरिटी नहीं थी. मीनिंग ऑफ अ कंपनी मीनिंग ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज, मीनिंग ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज रेस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी ऑफ होल्डर्स.
अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनी होती है दैट इज़ अ लिमिटेड बाय शेयर्स रेफर्स टू अ कंपनी जिसमें लाइबिलिटी होती है ऑफ द मेंबर्स, मतलब जो शेयर होल्डर्स होंगे, लिमिटेड बाय सच एन अमाउंट दैट इज़ अनपेड ऑन देयर रेस्पेक्टिवली हेल्ड शेयर्स। ठीक है, तो जो उनके रेस्पेक्टिवली जो उनके शेयर्स हैं, जो अनपेड अमाउंट है उसकी लाइबिलिटी उन पर होगी। कंपनी जो है वो इसको इनेक्ट कर सकती है लाइबिलिटी को वाइल द कंपनी इज़ इन एग्जिस्टेंस और एज इट इज़ एंडिंग। When incorporating a company limited by shares, the total share capital consists of all the shares held by each member at the incorporation. ये जो shares होते हैं they can either be fully paid, partly paid और unpaid. Partly paid या unpaid shares जो होते हैं where a number is due to pay the company. ठीक है, partly paid या unpaid share वो shares होते हैं जहाँ पे जो मेंबर है उसको कंपनी को अभी कुछ ना कुछ देना है। इन कॉन्ट्रास्ट फुली पेड शेयर्स क्या होते हैं जहाँ पे पूरी वैल्यू दे दी जाती है। So in companies limited by shares, the liability of members is limited to any unpaid amount of share जो वो होल्ड कर रहे हैं। अगर किसी मेंबर ने फुल्ली पे कर दिए अपने शेयर तो उनकी कोई फर्दर लाइबिलिटी एज अ मेंबर नहीं रह जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें से कौन सा फीचर नहीं है आपको ये बताना है। पार्टनर शुड नॉट बी लेस देन 20, partnership and management need to be separate, internal governance may be decided by mutual agreement among partners, it is corporate body with perpetual succession। तो देखिए पार्टनरशिप और मैनेजमेंट जो है वो नीड नॉट बी सेपरेट, ये ठीक है। इंटरनल गवर्नेंस जो है वो डिसाइड की जाएगी म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा पार्टनर्स के आपस में बात करके। इट इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी जिसका परपेचुअल सक्सेशन होगा। अब पार्टनर शुड बी लेस देन 20, ऐसा कुछ नहीं है, अपर लिमिट इसकी डिसाइड नहीं की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें एलएलपी की तो एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस है फ्रॉम दैट गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। एलएलपीज में जो पार्टनरशिप होती है और मैनेजमेंट होती है इट नीड नॉट टू बी सेपरेट एंड इंटरनल गवर्नेंस जो है वो डिसाइड की जाएगी म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा। ये कॉर्पोरेट बॉडी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, मिनिमम 2 पार्टनर्स इसमें ज़रूरी होते हैं, मतलब मिनिमम तो 2 चाहिए क्योंकि पार्टनरशिप किसी अकेले के बीच में तो होगी नहीं, तो A+B तो चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये n नंबर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये जो मैक्सिमम लिमिट है वो फिक्स नहीं है। An international financial services center has been set up at, ये सेटअप किया गया था गांधीनगर में। इफ्स का इसका नाम था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। 27 अप्रैल 2020 को ये इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019। हेडक्वार्टर है इसका गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, गुजरात में। इफ्स का एक यूनिफाइड अथॉरिटी है फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। अभी की बात करें तो गिफ्ट IFSC जो है वो मेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इंडिया में। प्रायर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफ्स का डोमेस्टिक फाइनेंशियल रेगुलेटर जैसे कि RBI, SEBI, पिफिडा, IRDA ये रेगुलेटेड द बिजनेस इन IFSC। ठीक है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर ये गिफ्ट सिटी में है, ये गांधीनगर में एस्टेब्लिश्ड है, गांधीनगर गुजरात। IFC इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये किस तरह से काम करती है? कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक या नन ऑफ द अबव? तो ये एक डेवलपमेंट बैंक की तरह काम करती है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, 1 जुलाई 1948 को ये सेटअप हुआ था फॉर प्रोवाइडिंग। IFCI की बात कर रहे हैं, द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये डेवलप किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया सेटअप टू प्रोपेल द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। तब से IFCI जो है इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी थ्रू इट्स कंटिन्यूस सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट्स इन ऑल 3 स्फीयर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर allied sectors। 1993 में आफ्टर द रिपील ऑफ IFC Act, IFCI became a public limited company। Currently IFCI एक गवर्नमेंट कंपनी है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग 61.02, इसकी पेड अप कैपिटल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और इट इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड विद RBI एज अ सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग
non-banking finance company, and is also a notified public financial institution under Section 2 of the Companies Act 2013. नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग: इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इनके इस्टेब्लिशमेंट के सीक्वेंस में इनको लगाना है फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। तो आंसर है इसका 1 2 4 3। देखते हैं, IFCI मतलब जो पहला इंस्टीट्यूट है वो 1948 में बना। उसके बाद इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सेटअप हुआ 1955 में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश होता है 1964 में। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश होता है, अब देखिए ये दोनों ही 1964 में हुए थे, बट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया था फरवरी 1964 में, और IDBI जो था वो जुलाई 1964 में होता है। ठीक है, उसके पहले ये 1955 में बना जब SBI भी बना था, और ये बना 1948 में। अगेन IFCI, ICICI, IDBI, नाबार्ड, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो IFCI तो 1948 में बन गया, अभी हमने देखा। ICICI SBI के टाइम पर ही बना था 1955 में, IDBI 1964 और नाबार्ड 1982। मैच द लिस्ट, अगेन आपको ये करना है। ICICI तो 1955 हो जाएगा, IDBI अभी हमने देखा 1964 हो गया, IFCI 1948 हो गया, और SIDBI 1990 हो गया। मैच द कॉलम A with 2। ओके, इसमें अगेन आपको ये लगाना है। IDBI जो है वो 1964 में बना था, देन ICICI 1955 में, नाबार्ड होना चाहिए 1980। ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखना पड़ेगा कब बना था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 में बना था जब नाबार्ड बना था। और बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ये 1987 में ही बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 2 1 4 C। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन? सेबी, सेल, सिडबी, नाबार्ड। तो सेल जो है वो एक मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन? एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा नहीं है? देखिए, नाबार्ड अपने फील्ड का एपेक्स है, सिडबी का है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एपेक्स इंस्टीट्यूशन नहीं है, इट इज़ अंडर RBI, इट इज़ अ कमर्शियल बैंक। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टाइम ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। LIC, IDBI, सेबी और UTI। देखिए, LIC बनता है 56 में 1956 में, UTI 1964 फरवरी में, IDBI जुलाई 1964 में, और सेबी बनेगा 1988 में। When was the Life Insurance Corporation of India was established? 1956. Insurance Regulatory and Development Authority, ये बनता है अप्रैल 2000 में, इन द ईयर अप्रैल 2000। रिकमेंडेशन किसकी थी? मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया इन द ईयर अप्रैल 2000। IRDA ये इनकॉर्पोरेट किया गया एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे। IRDA इज टास्क विद रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए लाया गया था। इसके की ऑब्जेक्टिव हैं कि to include the promotion of the competition so as to enhance the customer satisfaction through increased consumer choice and lower premiums while ensuring the financial security of the insurance market. For the regulation of the insurance business in the country, गवर्नमेंट ने क्या बनाया है? तो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA. IRDA regulates what? IRDA regulates the insurance companies. IRDA has been set up under whose chairmanship to examine need for standard cyber liability insurance product. तो ये थे P. उमेश जी। IRDA सेटअप हुआ था, IRDA ने एक पैनल सेटअप किया था अक्टूबर 2020 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ P. उमेश। और ये जो पैनल था ये एग्जामिन करेगा द नीड फॉर स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये इस पैनल को बोला गया था कि आप ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करो ऑफ अ बेसिक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर फॉर इंडिविजुअल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट टू
manage their cyber risk. The panel has been asked to study various statutory provisions on um, information and cybersecurity and to evaluate the critical issues involving the legal aspects of the transition in the cyber space. ठीक है, नेक्स्ट देखिए द वर्ड एक्चुअरीज. एक्चुअरीज का मतलब क्या होता है? तो ये रिलेटेड है इंश्योरेंस से. एक्चुअरीज जो है रिलेटेड है इंश्योरेंस सेक्टर से. बिजनेस प्रोफेशनल जो कि रिस्क असेसमेंट के साथ डील करता है, अनसर्टेनिटी और एस्टिमेशन ऑफ प्रीमियम एटसेट्रा, उसको एक्चुअरी बोलते हैं. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू. तो ये लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं अप्लाई होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. पर्पस ऑफ इंडेमनिटी प्रिंसिपल इज टू सेट बैक द इंश्योर्ड एट द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज he or she was before the loss occurred. All insurance contracts of fire or marine insurance are contracts of indemnity. The insurer undertakes to compensate the insured for the loss caused to him or her due to the damage of construction damage or destruction of the property insured. सो ये जो प्रिंसिपल है इंडेमनिटी का, वो लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता है बिकॉज कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता है द लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ अ पर्सन. क्योंकि आपको अगर इंडेमनिटी करना है तो आपको उसमें एक मेजर करना होगा कि भाई कितना लॉस हुआ है. बट डेथ किसी की अगर होती है घर में से तो उसको मेजर नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो लॉ ऑफ इंडेमनिटी है वो अप्लाई नहीं होता है. प्रोविडेंट फंड इन इंडिया, ये क्या है? तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग है. ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सेविंग है. ये गवर्नमेंट मैनेज मैंडेटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. प्रोविडेंट फंड इज़ द पोर्शन ऑफ इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. कोई भी जो एम्प्लॉय है ये एक पोर्शन देता है अपनी सैलरी का प्रोविडेंट फंड के तौर पर, एंड एन एम्प्लॉयर शुड मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयज़. ये एक गवर्नमेंट लाइबिलिटी है, इनकम नहीं है. मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द स्टेट प्रोविडेंट फंड इज़ क्रेडिटेड टू. तो ये कहाँ जाती है? जो पैसा रिसीव होता है गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द स्टेट प्रोविडेंट फंड, ये पब्लिक अकाउंट्स फंड में जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ फंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट: कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट अंडर द स्टेट प्रोविडेंट फंड, ये जाता है पब्लिक अकाउंट फंड में. इंपॉर्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज इंडिया हैज़ रिड्यूस टू मोस्ट. तो देखिए पेंशन फंड की इंपॉर्टेंस सबसे कम हो गई है. इसको सुपर एनुएशन फंड भी बोलते हैं. इट इज़ अ एनी प्लान और स्कीम जो कि रिटायरमेंट इनकम प्रोवाइड करता है. इन इंडिया अमंग द गिवन ऑप्शंस इंपॉर्टेंस ऑफ पेंशन फंड्स हैज रिड्यूस्ड टू द मोस्ट. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटेड बाय फॉरवर्ड मार्केट कमीशन. तो ये कमोडिटीज़ फ्यूचर ट्रेडिंग जो है रेगुलेट होता है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के द्वारा. ये इस्टेब्लिश हुआ था 1953 में, और ये चीफ रेगुलेटर है कमोडिटी फ्यूचर मार्केट का इंडिया में. कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, ठीक है. तो ये क्या है? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन. एंड सितंबर 28, 2015 को एफएमसी मर्ज किया गया था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा के साथ. तो इससे पहले फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ये इस्टेब्लिश हुआ था 1953 में, जो रेगुलेट करता था कमोडिटी फ्यूचर्स को, और इसको मर्ज कर दिया गया था सेबी के साथ. विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट द म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है सेबी. तो ये सेबी इस्टेब्लिश हुआ था सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में, और स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह इसको इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 12, 1992 को, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेबी एक्ट 1992. हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है. रीजनल ऑफिसेज कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में है. प्राइमरीली इसको सेटअप किया गया था टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़ मार्केट और डेवलपमेंट प्रमोट करना, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड फॉर द मैटर्स ऑफ कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयर टू. इसको मॉनिटर किया जाता है. म्यूचुअल फंड्स जो है वो भी रेगुलेट करता है सेबी, जो कि प्रोटेक्शन देता है टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. सेबी एक्ट पास कब हुआ था? 92 में पास हुआ था. इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट अर्शद मेहता स्कैम 92, आप सब ने देखा ही होगा. तो उसके बाद फिर सेबी को इंट्रोड्यूस किया गया उस स्कैम के बाद. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ शेयर मार्केट. तो ये भी आपका सेबी करता है. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द मेन रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया. अगेन सेबी. To prevent the recurrence of scams in Indian capital market, the government of India has assigned regulatory powers to SEBI. तो बहुत बड़ा स्कैम वो हुआ था 1992 का. उसके बाद एक और स्कैम साउथ इंडिया में देखने को मिला था 2003 में. हालांकि तब सेबी आ गया था, बट फिर भी. So which of the following is related to the regulation of stock exchange operations? So it is SEBI.
प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ये परमिट किए गए थे 1993 से। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो स्टार्ट हुई थी 1963 में विद द फॉर्मेशन ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एट द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ 1963 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये सेटअप किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एंड फंक्शन अंडर द रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 78 में यूटीआई जो था इसको डीलिंक किया गया आरबीआई के द्वारा एंड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया था आरबीआई का। फर्स्ट स्कीम जो लॉन्च की गई थी यूटीआई के द्वारा वो थी यूनिट स्कीम 1964। 1987 में नॉन यूटीआई की एंट्री होती है। पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा सेटअप किए गए, एलआईसी के द्वारा एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा। एसबीआई म्यूचुअल फंड जो था वो पहला नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड था जो कि इस्टेब्लिश हुआ था जून 1987 में। ठीक है, जो कि 1987 में हुआ। एलआईसी स्टैब्लिश इट्स म्यूचुअल फंड इन 1989, फिर जीआईसी ने इस्टेब्लिश किया 1990 में। विद द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर फंड्स इन 93 एक नया एरा स्टार्ट होता है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, जो कि इन्वेस्टर्स को एक वाइडर चॉइस देता है फंड फैमिलीज के इन्वेस्टर्स को। 1993 जो था इट वाज द ईयर इन विच फर्स्ट म्यूचुअल फंड रेगुलेशन केम इनटू बीइंग, अंडर विच जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं एक्सेप्ट द यूटीआई उनको रजिस्टर करना था और गवर्न किया जाना था। जो कोठारी पायनियर्स थे, द अस्ट्रेल कोठारी पायनियर नाउ मर्ज विद फ्रैंकलिन टेम्पलन, ये पहला प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड था जो रजिस्टर हुआ था जुलाई 1993 में। सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन ये सब्स्टिट्यूट किए गए थे बाय अ मोर कॉम्प्रहेंसिव एंड रिवाइज्ड म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस इन 1996। द इंडस्ट्री नाउ फंक्शंस अंडर द सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996। फिर क्या होता है फरवरी 2003 में यूटीआई को रिपील किया जाता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को एक्ट को 1963 को, एंड यूटीआई को बाइफर्केट किया जाता है दो सेपरेट एंटाइटीज़ में। पहली जो थी इट इज़ द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई एंड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटेड एंड अंडर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ये किसी के परव्यू में नहीं आती थी, मतलब म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के परव्यू में नहीं आएगी। जो दूसरी थी वो थी यूटीआई म्यूचुअल फंड जिसको स्पॉन्सर किया एसबीआई ने, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एलआईसी। ये रजिस्टर्ड थी सेबी के साथ और इसके फंक्शंस जो थे वो म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो ये बाइफिकेशन कब होता है 2003 में। रिसेंटली यूनिट स्कीम 1964 न्यूज़ में था, क्योंकि इसका जो नेट वर्थ था वो ड्रॉप हो गया था सिग्निफिकेंटली ड्यू टू लॉन्ग स्लम्प इन द स्टॉक मार्केट, और ये 98 का रिसेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूटीआई इज़ to give benefit to the earnings of small investors, to invest in such a way as to promote industrial development, to mobilize the public saving। तो सारे ही इसके फ़ायदे हैं या ऑब्जेक्टिव हैं। Which of the following is the largest mutual fund organization in India? So it is Unit Trust of India। उस समय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन था। अभी की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है वो लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है विद रेफरेंस टू असेट मैनेजमेंट कंपनीज। हेड ऑफिस ऑफ एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कहाँ पर है? तो एनएसई बीएसई इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, एनएसई जो था ये इस्टेब्लिश हुआ था नवंबर 1992 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मनोहर जे फेरवानी कमेटी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई किसकी रिकमेंडेशन पे बना? मनोहर जे फेरवानी कमेटी। हेड ऑफिस एनएसई का मुंबई में लोकेटेड है। ऑलराइट, तो ये हमने फिर से 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, चैप्टर बहुत बड़ा है और टाइम लगना स्वाभाविक है, और आप इसको 2-3 बार रिवाइज़ कीजिए क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसमें से ना इकोनॉमिक्स जो होता है वो थोड़ा सा कहीं कुछ पॉइंट्स पे आपको कंफ्यूज भी करता है, तो इसको आप रिवाइज़ कीजिए, बाकी हम धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।